नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप के आइडियाज पर। ये एक ऐसी सोच है जिसने, आप कह सकते हैं, बिजनेस शुरू करने के पुराने तरीकों को काफी बदल दिया है। हाँ, बिल्कुल। इसमें लंबी चौड़ी प्लानिंग की जगह स्पीड, कस्टमर से सीखना और जल्दी जल्दी अडाप्ट करने पर जोर है। मतलब कम से कम वेस्टेज में ज्यादा वैल्यू कैसे बनाएं। सही। तो ये लीन स्टार्टअप है क्या आखिर? क्या ये सिर्फ छोटी नई कंपनियों के लिए ही है? देखिए, ये असल में एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी कह सकते हैं, जो टोयोटा की लीन मैन्युफैक्चरिंग से आई है। मतलब कम बर्बादी के साथ प्रोडक्शन। अच्छा, टोयोटा से? हाँ, इसका मेन मकसद है कि कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करके कस्टमर के लिए मैक्सिमम वैल्यू तैयार की जाए। और स्टार्टअप का मतलब यहाँ सिर्फ कोई नई छोटी कंपनी नहीं है। ओह। रीस कहते हैं कि स्टार्टअप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, मतलब अनश्योरिटी में कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो ये सिद्धांत किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी साइज की कंपनी, यहाँ तक कि किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट हो, उस पर भी लागू हो सकता है। यानी ये उस पुरानी सोच से तो एकदम अलग है, जहां पहले महीनों या शायद सालों तक एक परफेक्ट प्लान बनता था। हाँ, बिल्कुल। फिर प्रोडक्ट लॉन्च होता था और बस उम्मीद करते थे कि भाई कस्टमर को पसंद आएगा। सही कहा। वो पारंपरिक बिजनेस प्लानिंग जो है वो अक्सर प्रेडिक्शन पर चलती है, और जहां इतनी अनिश्चितता हो वहां भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है ना? हाँ, बात तो सही है। लीन स्टार्टअप इस अनिश्चितता को मानता है, उसे स्वीकार करता है और उसे मैनेज करने का एक तरीका देता है। ये मानता है कि शुरू का आइडिया शायद पूरी तरह सही ना हो। अच्छा। इसलिए जल्दी से सीखना और सुधारना बहुत जरूरी है। और यहीं पर वो मशहूर बनाओ मापो सीखो, यानी बिल्ड मेजर लर्न वाला सिद्धांत आता है ना? जी। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता सीधा है, पर ये लीन स्टार्टअप का इंजन है। एक साइकिल है जो लगातार चलती रहती है, एक फीडबैक लूप। फीडबैक लूप। हाँ, इसके 3 स्टेप्स हैं मोटे तौर पर। पहला, बिल्ड, बनाओ। सबसे पहले अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट का एक MVP बनाते हैं। MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। हाँ। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये उस प्रोडक्ट का सबसे सरल, सबसे बेसिक वर्जन होता है। बस उतनी ही मेन चीजें होती हैं जो आपकी शुरुआती सोच, आपकी परिकल्पना को जांचने के लिए जरूरी हो। ओके। और इसे तेजी से और कम लागत में बनाया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है मेजर, मापो। फिर इस MVP को असली ग्राहकों के बीच ले जाते हैं। इन्हें हम अर्ली अडॉप्टर्स कह सकते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स। हाँ। अब सिर्फ उनकी राय नहीं लेते, बल्कि उनके असली व्यवहार को मापते हैं, डेटा देखते हैं। मतलब वो कर क्या रहे हैं प्रोडक्ट के साथ? एग्जैक्टली। वो प्रोडक्ट यूज कैसे कर रहे हैं, कौन से फीचर इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से नहीं, कितनी देर रुक रहे हैं, क्या वो वापस आ रहे हैं, या क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब नंबर्स वाला डेटा इकट्ठा करना जरूरी है। अच्छा, नंबर्स, ठीक है। और तीसरा है लर्न, सीखो। अब जो डेटा इकट्ठा किया उसका एनालिसिस करके हम सीखते हैं, क्या हमारी शुरुआती सोच सही थी? क्या कस्टमर प्रोडक्ट को वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा हमने सोचा था? अब इस सीख के आधार पर 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ते? हाँ, या तो हम अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं और प्रोडक्ट में सुधार करते हैं, इसे कहते हैं परसिवियर, यानी लगे रहना। ओके, परसिवियर। या फिर अगर डेटा बताता है कि भाई मूल आइडिया काम नहीं कर रहा, तो हिम्मत करके अपनी स्ट्रैटेजी या दिशा में बड़ा बदलाव करना पड़ता है। इसे कहते हैं पिविट। पिविट, हाँ, ये शब्द सुना है। तो ये बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल बार बार चलती है, एक बार में खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खासियत है। हर साइकिल के साथ प्रोडक्ट थोड़ा और बेहतर होता जाता है। और सबसे जरूरी बात, हम ये सीखते जाते हैं कि कस्टमर असल में क्या चाहता है। इससे स्टार्टअप बहुत तेजी से सीखते हैं और बड़ी महंगी गलतियों से बच जाते हैं। सोचिए, महीनों या साल बर्बाद करने के बजाय कुछ हफ्तों में ही अंदाजा लग जाता है कि आप सही रास्ते पर हैं या गलत। सही बात है, ये तो लगातार सीखने की प्रक्रिया हो गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब MVP का लक्ष्य कोई एकदम चमक चमाता हुआ परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सीखने का एक जरिया है, एक टूल है। ये थोड़ा अलग लगता है पारंपरिक सोच से। वहां तो पहली बार में ही सब सही करने का प्रेशर होता है। एकदम सही कहा आपने।
MVP का मतलब ही है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। यहाँ मिनिमम पर जोर है। मिनिमम, हाँ। इसमें बस उतनी ही फीचर्स होते हैं जिनसे आप अपने आइडिया के सबसे रिस्की धारणाओं को, मतलब जो सबसे जरूरी और जोखिम भरी बातें हैं जिन पर आपका आइडिया टिका है, अच्छा, रिस्कीएस्ट अजम्पशंस, हाँ, उन्हें टेस्ट कर सकें और कस्टमर से जल्द असली फीडबैक पा सकें। इनको लीप ऑफ फेथ अजम्पशन भी कहते हैं, मतलब वो बुनियादी धारणाएं जिन पर पूरा बिजनेस आइडिया टिका है। लीप ऑफ फेथ, भरोसे की छलांग वाली धारणाएं। हाँ, कह सकते हैं। तो MVP का उद्देश्य इन धारणाओं को वैलिडेट करना है, पक्का करना है, न कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसमें महीनों की मेहनत उन फीचर्स पर लग जाएं जिनकी शायद कस्टमर को जरूरत ही न हो। लेकिन कई बार लोग MVP को सिर्फ एक अधूरा या जैसे बस काम चलाओ प्रोडक्ट समझ लेते हैं। ये गलतफहमी भी तो हो सकती है। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, MVP का मतलब आधा अधूरा या बग से भरा प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा। ये एक सरल प्रोडक्ट है, सिंपल, लेकिन वो अपना मेन काम ठीक से करता है ताकि कस्टमर उसकी वैल्यू समझ सके और उस पर फीडबैक दे सके। मकसद सीखने की प्रक्रिया शुरू करना है, न कि कस्टमर को एक खराब एक्सपीरियंस देना। क्वालिटी तो जरूरी है, लेकिन सीमित दायरे में। क्या इसका कोई बढ़िया सा उदाहरण है जहां MVP का ये सिद्धांत बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल हुआ हो? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण ज़ैपोज़ का है, ऑनलाइन जूते बेचने वाली कंपनी। अच्छा, ज़ैपोज़, हाँ, सुना है। जब उन्होंने शुरू किया तो उनके फाउंडर निक स्विनमर्न, उनको ये पक्का नहीं था कि लोग बिना ट्राई किए ऑनलाइन जूते खरीदेंगे भी या नहीं। ये उनकी लीप ऑफ फेथ अजम्पशन थी। हाँ, ये तो बड़ा रिस्क था उस समय। बिल्कुल। तो उन्होंने कोई बड़ा गोदाम बनाने और जूते स्टॉक करने के बजाय क्या किया? वो पास की जूते की दुकानों में गए, जूतों की तस्वीरें लीं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर डाला। अरे वाह! और जब कोई ऑर्डर आता तो वे खुद उस दुकान पर जाकर जूता खरीदते और कस्टमर को भेज देते। खुद जाकर? हाँ, ये उनका MVP था। इससे उन्होंने बहुत कम लागत और कम रिस्क में ये साबित कर दिया कि हाँ, लोग ऑनलाइन जूते खरीदने को तैयार हैं। कमाल है। इसके बाद ही उन्होंने इन्वेंट्री और बाकी चीजों में पैसा लगाया। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका था। बिना भारी भरकम खर्चा किए पहले ही मार्केट को समझ लिया। हाँ, यही MVP की ताकत है। टाइम और पैसा बचता है, कस्टमर से सीधा और जल्दी फीडबैक मिलता है, और सबसे जरूरी, ये उन बेसिक धारणाओं को जल्दी परख लेता है जिन पर पूरा बिजनेस टिका है। ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, अब अगर हम बनाओ मापो सीखो के सीखो वाले हिस्से पर वापस आएं, हाँ। तो वहां वैलिडेटेड लर्निंग या सत्यापित सीख की बात आती है। ये सिर्फ डेटा देखने से कैसे अलग है? सुनने में तो एक जैसा लगता है थोड़ा। हाँ, लगता है, पर ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा है। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है, आप कह सकती हैं, साइंटिफिक तरीके से एकदम ठोस सबूतों के आधार पर ये पक्का करना कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनसे आप वाकई एक चलने लायक टिकाऊ बिजनेस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि वेबसाइट पर कितने लोग आए, कितने हिट्स हुए या कितने पेज देखे गए। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि ये अक्सर वैनिटी मैट्रिक्स होती हैं। वैनिटी मैट्रिक्स मतलब जो बस अच्छी दिखती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे ऐप के टोटल डाउनलोड्स कितने हुए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन अगर उनमें से ज्यादातर लोग ऐप को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे या डाउनलोड करके तुरंत डिलीट कर दे रहे हैं, तो वो नंबर बेकार है, भ्रामक है। बात तो सही है। वैलिडेटेड लर्निंग असली एक्शन लेने लायक मैट्रिक्स पर फोकस करती है। एक्शनेबल मैट्रिक्स जैसे कितने लोगों ने साइन अप किया और उनमें से कितने वाकई एक्टिव यूजर बने, इसे एक्टिवेशन रेट कहते हैं। ओके, एक्टिवेशन रेट। कितने कस्टमर प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटेंशन रेट। क्या कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार है, मोनेटाइजेशन। कस्टमर को पाने की लागत क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। और एक कस्टमर से पूरी लाइफ में कितनी कमाई होगी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये मैट्रिक्स दिखाते हैं कि आप असल में कस्टमर के लिए वैल्यू बना रहे हैं या नहीं, और एक सही बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ उम्मीद या अंदाजे पर चलने के बजाय सबूतों के आधार पर फैसले लेने जैसा है। बिल्कुल। पारंपरिक कंपनियां तो अक्सर सालों तक गुप्त रूप से प्रोडक्ट बनाती रहती हैं, बस इस उम्मीद में कि लॉन्च सफल होगा। हाँ, होता है ऐसा। लीन स्टार्टअप कहता है कि आपकी प्रोग्रेस का असली माप ये सीखना है कि आपकी कौन सी सोच, कौन सी हाइपोथेसिस सही साबित हुई और कौन सी गलत। ये सीखना ही असली प्रोग्रेस है,
ना कि सिर्फ कुछ बना देना या फीचर जोड़ देना। हर एक्सपेरिमेंट, हर MVP आपको कुछ सिखाता है और यही वैलिडेटेड लर्निंग है। ठीक है, ये समझा। तो जब इस वैलिडेटेड लर्निंग से पता चलता है कि शायद शुरू का आइडिया उतना काम नहीं कर रहा या कस्टमर वैसा बर्ताव नहीं कर रहे जैसा हमने सोचा था, तब पिवट का फैसला आता है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये करना आसान होता है? नहीं, पिवट करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट में कोई छोटा मोटा बदलाव करना नहीं है। अच्छा, पिवट एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स करेक्शन है, मतलब सोच समझकर रास्ता बदलना। ये आपकी स्ट्रैटेजी के एक या ज्यादा बेसिक पहलुओं को बदलने का फैसला है। जैसे कि क्या बदलना पड़ सकता है? हो सकता है आपको अपना टारगेट कस्टमर ग्रुप बदलना पड़े, या प्रोडक्ट का मेन फीचर ही बदलना पड़े, या हो सकता है पूरा बिजनेस मॉडल ही बदलना पड़े। ओह, इसमें तो हिम्मत लगती होगी अपने शुरू के आइडिया को छोड़ने या बदलने की। हाँ, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। फाउंडर्स को अक्सर अपने पहले आइडिया से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जाहिर है। पिवट का मतलब है ये मानना कि शायद आप गलत थे और एक नई दिशा में जाने का रिस्क उठाना। लेकिन देखिए, डेटा और वैलिडेटेड लर्निंग के आधार पर पिवट करना आंख बंद करके उसी रास्ते पर चलते रहने से कहीं बेहतर है। हाँ, ये तो है। अगर आप पिवट नहीं करते जब डेटा कह रहा है कि करना चाहिए, तो आप बस रिसोर्स बर्बाद करने का रिस्क उठाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी स्टार्टअप बनने का खतरा रहता है। ज़ॉम्बी स्टार्टअप, ये क्या होता है? मतलब जो न तो पूरी तरह मर रहा है, न ही असल में आगे बढ़ रहा है, बस चलता जा रहा है। समझ गया। अच्छा, क्या पिवट का कोई और जाना माना उदाहरण है, जैसे ज़ैपोज़ MVP का था? हाँ, एक बहुत फेमस उदाहरण इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम, हाँ बिल्कुल। वो शुरू में बर्बन नाम का एक ऐप था, लोकेशन बेस्ड ऐप था। उसमें चेक इन, गेमिंग, फोटो शेयरिंग, बहुत कुछ था। अच्छा, इतना सब कुछ? हाँ, फाउंडर्स ने डेटा देखा और पाया कि लोग बाकी सब चीजों को तो इग्नोर कर रहे थे और सिर्फ फोटो खींचने, फिल्टर लगाने और शेयर करने वाला जो हिस्सा था, उसका खूब इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक क्लियर सिग्नल था। तो उन्होंने बाकी सब कुछ हटा दिया, सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया और ऐप का नाम बदलकर इंस्टाग्राम रख दिया। वाह, ये तो बहुत बड़ा और कामयाब पिवट था। हाँ, बहुत हिम्मत वाला और बेहद सफल पिवट था वो। तो ये फैसला कि पिवट करें या परसिवियर, यानी टिके रहें, ये डेटा और वैलिडेटेड सीख पर आधारित होना चाहिए, अंदाजे पर नहीं। हाँ, बिल्कुल। अगर डेटा दिखा रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं, आपकी सोच सही साबित हो रही है, कस्टमर जुड़ रहे हैं, उन्हें वैल्यू मिल रही है, तो आपको उसी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए, परसिवियर, और उसे और बेहतर बनाने पर फोकस करना चाहिए। और अगर नहीं? लेकिन अगर डेटा लगातार नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, तो शायद पिवट करने का समय आ गया है। ठीक है। अब एक और दिलचस्प आइडिया है, इनोवेशन अकाउंटिंग। हाँ, आपने पहले कहा कि शुरू में सिर्फ रेवेन्यू या प्रॉफिट देखना सही पैमाना नहीं है, तो फिर स्टार्टअप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मापें, खासकर इन्वेस्टर्स को या अपनी टीम को दिखाने के लिए? बिल्कुल सही सवाल है, और इसी का जवाब इनोवेशन अकाउंटिंग देने की कोशिश करता है। जो पारंपरिक अकाउंटिंग मैट्रिक्स हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ROI वगैरह, वो शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप के लिए अक्सर उतने काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो तो अभी सीख रहे होते हैं, अपना बिजनेस मॉडल वैलिडेट कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ इन पारंपरिक मैट्रिक्स पर ध्यान देंगे, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी हार मान लें या गलत चीजों पर फोकस करने लगें। हाँ, बात तो है। इनोवेशन अकाउंटिंग प्रोग्रेस को मापने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, जो सीखने पर फोकस करता है। इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। क्या है वो? पहला, MVP का इस्तेमाल करके अपनी मौजूदा स्थिति की एक बेसलाइन तय करना, मतलब अभी हम कहाँ खड़े हैं। दूसरा, इंजन को ट्यून करने की कोशिश करना, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग वगैरह के जरिए सुधार करना। और तीसरा, फिर ये तय करना कि पिवट करना है या टिके रहना है। तो इसमें किस तरह के मैट्रिक्स देखे जाते हैं? क्या वही एक्शनेबल मैट्रिक्स जिनकी बात हमने वैलिडेटेड लर्निंग में की थी? हाँ, काफी हद तक वही। इनोवेशन अकाउंटिंग उन मैट्रिक्स पर फोकस करती है जो सीखने के मील के पत्थर यानी लर्निंग माइलस्टोन्स को दिखाते हैं। लर्निंग माइलस्टोन्स? अच्छा, जैसे क्या हम अपने MVP से कस्टमर्स को सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर पा रहे हैं? क्या एक्टिव कस्टमर वापस आ रहे हैं? रिटेंशन कैसा है? ओके। क्या कस्टमर का व्यवहार हमारी सोच के मुताबिक बदल रहा है? क्या हम अपने ग्रोथ इंजन को समझ पा रहे, मतलब हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, वायरल तरीके से, पैसे खर्च करके, या कस्टमर के टिके रहने से, और क्या हम उसे बेहतर बना पा रहे? अच्छा, ये मैट्रिक्स दिखाते हैं कि स्टार्टअप वाकई एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ रहा है या नहीं।
भले ही अभी पारंपरिक फाइनेंशियल रिजल्ट न दिख रहे हों। ठीक है। ये टीमों और इन्वेस्टर्स को जवाबदेह ठहराने का एक तरीका है जो सीखने पर आधारित है, न कि सिर्फ एक्टिविटी पर। ठीक है। तो अगर हम इस पूरी लीन सोच को, इसके सारे हिस्सों को एक साथ देखें तो इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? निचोड़ क्या है? हाँ, एरिक रीस ने किताब में 5 मुख्य सिद्धांत बताए हैं जो इस पूरी सोच का सार है, कह सकती हूँ। अच्छा, क्या है वो? पहला, उद्यमी हर जगह है। सिर्फ गैराज में शुरू करने वाले नहीं, बल्कि किसी भी संगठन में जहां अनिश्चितता में इनोवेशन हो रहा है। दूसरा, उद्यमिता एक मैनेजमेंट है। स्टार्टअप का मतलब अराजकता नहीं है, उसे एक खास तरह के मैनेजमेंट की जरूरत होती है जो अनिश्चितता के लिए बना हो। ठीक है। तीसरा, वैलिडेटेड लर्निंग जरूरी है। स्टार्टअप का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि एक टिकाऊ बिजनेस कैसे बनाया जाए। ये तो हमने बात की। हाँ। चौथा, बनाओ, मापो, सीखो फीडबैक लूप। ये मेन एक्टिविटी है। आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, कस्टमर का फीडबैक मापना और फिर पिवट या परसिवियर का फैसला लेना। ओके। और पांचवा, इनोवेशन अकाउंटिंग। ये प्रोग्रेस को मापने, लर्निंग माइलस्टोन सेट करने और प्रायोरिटीज तय करने का तरीका है। ये पांचों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर लीन स्टार्टअप का तरीका बनाते हैं। और इन सब का एक बड़ा मकसद है बर्बादी यानी वेस्ट को कम करना, जैसे आपने शुरू में टोयोटा के लीन मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल, ये लीन सोच का दिल है, कह सकती हैं। स्टार्टअप्स में सबसे बड़ी बर्बादी क्या होती है? क्या होती है? वो समय, पैसा और मेहनत जो ऐसे प्रोडक्ट या फीचर बनाने में लग जाए जिसे कोई कस्टमर चाहता ही नहीं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा वेस्ट है। या फिर जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना देना या गलत कस्टमर ग्रुप पर फोकस करना। लीन स्टार्टअप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, MVP, लगातार कस्टमर फीडबैक मेजर और वैलिडेटेड लर्न के जरिए इसी बर्बादी को कम करने में मदद करता है। ये पक्का करता है कि आप वही बना रहे हैं जिसके लिए कस्टमर पैसे देने को तैयार है और जिसका वो असल में इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये सिद्धांत क्या सिर्फ टेक स्टार्टअप्स या छोटी कंपनियों तक ही सीमित है या बड़ी पुरानी कंपनियां भी इन्हें अपना रही हैं आजकल? देखिए, ये सिद्धांत पैदा तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुए और वहीं सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन अब इनकी पहुंच बहुत बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, कई बड़ी स्थापित कंपनियां जिन्हें अक्सर हम धीमा मानते हैं, वो भी अब अपने अंदर इनोवेशन लाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च करने और रिस्क कम करने के लिए लीन सिद्धांतों को अपना रही हैं। जैसे कोई उदाहरण? कंपनियां जैसे GE, जनरल इलेक्ट्रिक ने फास्टवर्क्स जैसे प्रोग्राम चलाए हैं इसे लागू करने के लिए। यहाँ तक कि नॉन प्रॉफिट संस्थाएं और सरकारी डिपार्टमेंट भी इन आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे अपने प्रोग्राम ज्यादा असरदार तरीके से डिजाइन और लागू कर सकें। लेकिन क्या ये बड़ी कंपनियों के लिए मुश्किल नहीं होता होगा? वहां तो प्रोसेस और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, मुश्किल तो होता है। बड़ी कंपनियों में लीन सिद्धांतों को लागू करना कल्चरल लेवल पर एक चुनौती हो सकता है। उन्हें अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं, सफलता के मापदंडों और रिस्क लेने की क्षमता पर दोबारा सोचना पड़ता है। लेकिन जो कंपनियां ऐसा कर पाती हैं, वो तेजी से बदलती दुनिया में ज्यादा लचीली और कॉम्पिटिटिव बन सकती हैं। हाँ, ये तो है। वो अपने एंटरप्रेन्योर्स को, मतलब कंपनी के अंदर के उद्यमियों को ज्यादा ताकत दे सकती हैं। सही। तो संक्षेप में कहें तो द लीन स्टार्टअप सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि नए आइडियाज को हकीकत में बदलने का एक कह सकते हैं शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। हाँ बिल्कुल। आज की इस चर्चा से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे सुनने वालों को जरूर याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बातें ये हैं, अपने बड़े आइडिया को जल्दी और सस्ते में टेस्ट करने के लिए MVP का इस्तेमाल करें। सिर्फ अपने गट फीलिंग पर ना चलें, बल्कि कस्टमर्स के असली व्यवहार को मापें, मेजर और उससे सीखें, लर्न। ठीक है। इस बिल्ड, मेजर, लर्न लूप को लगातार बार बार दोहराएं। वैनिटी मैट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े, बल्कि वैलिडेटेड लर्निंग पर ध्यान दें। सही। और अगर डेटा कहता है कि रास्ता बदलना जरूरी है, तो पिवट करने की हिम्मत रखें, डरे नहीं। ये सब तरीके बर्बादी कम करने और एक टिकाऊ बिजनेस बनाने की संभावना बढ़ाने के लिए है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है। सफलता को सिर्फ किस्मत या किसी एक बड़े आइडिया का नतीजा मानने के बजाय उसे एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस के रूप में देखना। हाँ, और अंत में एक विचार जो मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, बताइए। क्या ये लीन सिद्धांत, मतलब छोटे प्रयोग करना, परिणाम मापना, सीखना और फिर अडेप्ट करना, क्या ये सिर्फ बिजनेस या प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है।
क्या हम इन्हें जीवन के दूसरे एरिया में भी लागू कर सकते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखते समय, अपनी पर्सनल आदतें बदलते समय, या यहाँ तक कि सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजते समय? हाँ, जहां भी अनिश्चितता हो और जल्दी सीखने की जरूरत हो। बिल्कुल, जहां भी अनिश्चितता हो और तेजी से सीखने की जरूरत हो, शायद ये सिद्धांत काम आ सकते हैं। ये सोचने का एक दिलचस्प दायरा खोलता है ना?